Hello, I am audible. यदि कुछ लोग देख रहे हैं तो कृपया रिस्पॉन्स करें। हेलो, विकास चौधरी जी, आप सुन पा रहे हैं मेरे को? यस और नो बताएं। आज इंटरनेट बहुत कम चल रहा है। कृपया बताएं आप सुन पा रहे हैं? विकास चौधरी जी, ओके, थैंक यू। कल हम लोगों ने टेस्टिकुलर ग्लैंड्स के बारे में चर्चा की थी। आज हम कंपवात और विश्वाची के बारे में चर्चा करेंगे। पहले कुछ प्रश्न ले लेते हैं। डॉक्टर अनुराधा जी, उनका डायबिटिक पेशेंट है, एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं, उसे कंट्रोल है, एलोपैथिक मेडिसिन छोड़ना चाहते हैं, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले निदान परिवर्जनम, कार्बोहाइड्रेट लेना बिल्कुल बंद करा दें। शाम का भोजन न लें, उसकी जगह लौकी की सब्जी लें, काफ़ी कुछ नॉर्मल हो जाएगा। इसके साथ साथ बसंत कुसुमाकर रस 125 मिलीग्राम, शिलेज इत्यादि लौह 250 मिलीग्राम और त्रिभंग भस्म 250 मिलीग्राम एक पुड़िया सुबह शाम को देना प्रारंभ करें। मामज्जक घनबटी, गुणमाड़ घनबटी 2-2 गोली दिन में दें और धीरे धीरे एलोपैथिक की मेडिसिन छोड़ना प्रारंभ करें। एकदम से ना छोड़िए, धीरे धीरे स्टेप लेडर डाउन से 20-25 दिन में एलोपैथिक मेडिसिन आप छोड़ सकते हैं, बशर्ते पेशेंट का परहेज अच्छा होना चाहिए। शक्कर किसी भी हालत में नहीं लेना, चावल बिल्कुल ना लें, बेसन मैदा आदि का सेवन ना करें और साथ साथ में आयुर्वेदिक मेडिसिन लें। दूसरा, योगाभ्यास, पैदल घूमना, यह भी प्रारंभ करें तो निश्चित रूप से डायबिटीज़ को आप कंट्रोल आयुर्वेदिक तरीके से कर सकते हैं। डॉक्टर उमेश घोटगे, 6 माह का बच्चा है और उसको फेब्राइल सीजर की हिस्ट्री है। डॉक्टरों ने एपिलेप्सी डायग्नोस किया है। एमआरआई में ऑक्सीपिटल फोकल ग्लियोसिस ये डायग्नोस हुआ है। तो जैसा कि आप जानते हैं, एपिलेप्सी अर्थात अपस्मार का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है तैरावृतानाम हृत्सोसो मनसाम संप्रबोधनम तीक्ष्ण यादो भिषक कुर्याद कर्म भी वमनाद भी। लेकिन चूंकि 6 साल का बच्चा है, इसलिए अभी हम बौन विरेचन तो नहीं करा सकते, लेकिन नस्य कर्म जरूर कराएं। नस्य कर्म में आप इंद्रिय वर्धक तैल या ब्राह्मी तैल की 2-2 बूंद की मात्रा दिन में 2 बार पेशेंट को डालें। इसके अलावा ऐसे पेशेंट में शिरोधारा, पिचुधारण, ये तो पेशेंट में करा ही सकते हैं। शिरोअभ्यंग, ये चंदन मलाक्षादी तैल से या सुगंधा बलारी तैल से मालिश जरूर कराएं। सिरप शंख पुष्पी 1-1 चम्मच दिन में 3 बार। सारस्वता रेस्ट 1 चम्मच पानी भोजन के बाद। औषधियों में योगेंद्र रस 60 मिलीग्राम, वातकुलांतक 60 मिलीग्राम, स्मृति सागर रस 125 मिलीग्राम, ये पुड़िया बना करके दिन में 2 बार पेशेंट को देवें। इससे निश्चित रूप से रोगी को आराम प्राप्त होगा। अगर मांसगत कोई व्याधि हो गई है तो इसमें सष्टिकशाली श्वेत या तिल मांस पिंड श्वेत का भी प्रयोग करें। 7 दिन जो है सर्वांग अभ्यंग करके और नाड़ी श्वेत करें, इससे रोगी को लाभ प्राप्त होगा। डॉक्टर सुकुमार जोशी, क्या टैबलेट नियो से टेस्टोस्टेरोन को इम्प्रूव किया जा सकता है? कुछ मायने में कर सकते हैं।
लेकिन ऐसी अवस्था में अश्वगंधा, शतावरी और केवांच बीज चूर्ण, अश्वगंधा, शतावरी, केवांच बीज चूर्ण बराबर बराबर मात्रा में तैयार करके एक एक चम्मच सुबह शाम को देवें। इसके अलावा शुद्ध शिलाजीत 500 मिलीग्राम दिन में 2 बार दूध के साथ देवें। इससे टेस्टोस्टेरोन को इम्प्रूव किया जा सकता है। इसके अलावा जो बाजीकरण वस्तियाँ हैं वो भी सेवन कराएं। उसमें अश्वगंधा, शतावरी, मुलहटी, बबूल फली, केवांच बीज चूर्ण और सफ़ेद मूसली, इनका काढ़ा बना लें। लगभग 400 ml, 200 ml दूध इसमें मिला करके दुग्ध शेष रहे तक धीमे धीमे पकाएं। जब दूध शेष रहे 200 ml तो उसमें अश्वगंधा घृत 50 ml, शहद 50 ml, सेंधो 5 ग्राम डाल करके ये वस्ती लगातार 16 वस्ती दें। इसमें अनुवासन वस्ती लगाने की आवश्यकता नहीं है। सिद्ध वस्ती भी इसमें अच्छी लाभ करेगी। यौ कोल कुलत्थानाम क्वाथा मागधिका मधु ससैंधवा सह सिद्ध वस्ती इति स्मृता। ये आपको मेरी किताब में आपको प्राप्त हो जाएगा, उसको देख करके आप वस्ती दे सकते हैं। रजनी शर्मा, उनका पेशेंट है, पित्तज ग्रहणी के लक्षण है, फीमेल है। उनको कंठ में दाह होती है, एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं लेकिन कोई लाभ उनको है नहीं। पित्तज ग्रहणी में तो ग्रहणी के समान तो लक्षण मिलना ही चाहिए। अतिसृष्टम विबद्धम व त्रिवम तत्वोपदिश्यते तृष्णा आरोचक वैरस्य पशेकतम कानुतः शून्यपाद कराह शास्ति पर वृक्षरम ज्वरः लोह आम गंधस्तिक्ताम्ल उद्गार से जाते। ये ग्रहणी के लक्षण है। पित्तज ग्रहणी में पित्तज ग्रहणी में पित्त के लक्षण मिलते हैं, जैसे कंठ में दाह, उरह प्रदेश में दाह की अनुभूति, और सो अजीर्णम नील पीताभम पीताभा सारिते द्रवम पूत्यम्लोद्गार हृदकंठ दाह अरुचित दरिता। ये लक्षण मिले तो समझ लीजिए पैतृक ग्रहणी है। ऐसी अवस्था में पंचामृत परपटी 125 मिलीग्राम, ग्रहणी कपाट रस 125 मिलीग्राम, सूत शेखर रस 125 मिलीग्राम, प्रवाल पिष्टी 250 मिलीग्राम, ये पुड़ियाँ बना करके एक पुड़िया सुबह एक पुड़िया शाम पेशेंट को देवें। इसके अलावा कुटज घन बटी और चंद्र प्रभा बटी 2-2 गोली दिन में 2 बार देवें। कुटजारिस 2 चम्मच, उसी रासो 2 चम्मच, 4 चम्मच पानी भोजन के बाद पेशेंट को दें। इससे निश्चित रूप से पेशेंट को आराम होगा। बहुत जीर्ण ग्रहणी हो गई हो तो इसमें क्षीर वस्ती भी हम दे सकते हैं। उसमें मुलैठी, कुटज, बिल्व 50-50 ग्राम लेके इसका 300 ml काढ़ा बना लें और इसमें मूर्छित तिल तैल 20 ml, शहद 20 ml, सेंधो नमक 5 ग्राम डाल करके वस्ती देवें। इससे भी काफ़ी अच्छा आराम संग्रहणी में मिलता है। पंचामृत प्रॉपर्टी कल्प भी बड़ा लाभप्रद होता है। ये मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, इसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। डॉक्टर रजनीश शर्मा, उनका प्रश्न है, प्रक्षेप युक्त वस्ती सिरिंज से क्या चली जाएगी? बिल्कुल नहीं जाती। सिरिंज से इसलिए हमेशा जो निरूह वस्ती है, आस्थापन वस्ती है, वो वस्ती पुटक के माध्यम से ही देनी चाहिए। वस्ती पुटक के रूप में आजकल आप जो दूध के लिए जो पैकेट आते हैं 100 ग्राम के, 400 ग्राम के, 500 ग्राम के, वो ले लें और उसमें वस्ती नेत्र बांध करके वस्ती पुटक के माध्यम से यदि वस्ती देंगे तभी प्रक्षेप से युक्त द्रव्य जाएगा। निरूह और आस्थापन वस्ती, अनुवासन वस्ती तो आप सिरिंज से दे सकते हैं, लेकिन निरूह वस्ती जिसमें मधु स्नेहन कलकाख कसाय आवाप्तो क्रमात ये द्रव्य हैं, कसाय है, कल्क है,
प्रक्षेप द्रव्य है, तैल है, घृत है, ये सब सिरिंज के माध्यम से नहीं जा पाते हैं। आपको वस्तिपुटक का ही प्रयोग करना चाहिए। संघमित्रा जी ने पूछा है, मात्रावस्ती किस समय देनी चाहिए? मात्रावस्ती जैसा कि भोजन के बाद दिए जाने का प्रावधान है और भोजन अक्सर 11 से 12 बजे के बीच लोग लेते हैं, तो निश्चित रूप से 11 बजे परफेक्ट टाइम है। भोजन के बाद आप अनुवासन वस्ती दे सकते हैं। रात्रि में अनुवासन वस्ती नहीं देना चाहिए। शाम को 4 या 5 बजे भी वस्ती अनुवासन आप दे सकते हैं, लेकिन भोजन के बाद, ये इसमें शर्त है। इसलिए मैं समझता हूँ 11 से 12 बजे दोपहर को भोजन के बाद अनुवासन वस्ती या मात्रावस्ती देना चाहिए। त्रिंजन सचदेवा जी, उनका प्रश्न है, स्कैल्प में डेंड्रफ का उपचार क्या हो सकता है? तो सबसे पहले बाल एकदम छोटे करा लें और प्रतिदिन प्रातःकाल या शाम को सोते समय नींब पत्र क्वाथ से अच्छी तरह प्रक्षालन बालों करें। प्रक्षालन करने के पश्चात फिर त्रिफला जल से प्रक्षालन करें। त्रिफला को रात्रि में पानी में डाल के भिगो के रख लें, फिर इसको बॉईल कर लें, छान लें और इससे प्रक्षालन करें। तो पहले नींब क्वाथ से, या एक काम कर सकते हैं कि नींब क्वाथ और त्रिफला दोनों को मिला करके प्रक्षालन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। प्रक्षालन करने के पश्चात सूख जाए जब बाल, तो धतूर पत्र का सुरस पूरे सिर प्रदेश में लगाना चाहिए। ये आप 8-10 दिन करिए। 8-10 दिन बाद निश्चित रूप से डैंड्रफ नष्ट हो जाएंगे। इसके अलावा त्रिफला और विडंग, इसमें कल्क तैयार कर लीजिए, पेस्ट बना लीजिए और इस पेस्ट को प्रातःकाल सिरहा प्रदेश में लगा लें। बाल छोटे करा लें ताकि पेस्ट लगाने में सुविधा हो। इससे डैंड्रफ 100% ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर निर्मला स्वाल, उनका पेशेंट है, फीमेल है, 42 साल उम्र है। ब्लीडिंग होती थी लेकिन आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट देने से ब्लीडिंग रुक गई है। ओबेज है, हाइपोथायरॉयडिज्म से ग्रसित है। मुझे लगता है निश्चित है मेनोपाजल सिंड्रोम के लक्षण इसमें प्राप्त हो रहे हैं। ब्लीडिंग बंद हो गई, अच्छी बात है, क्योंकि अगर स्थूल का ट्रीटमेंट हम करेंगे तो ब्लीडिंग होने की संभावना रहती है। इसलिए ब्लीडिंग ना हो, यह पहली व्यवस्था आपको करना है। तो जो आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो देते रहिए। ओबेज है और हाइपोथायरॉयडिज्म, इन दोनों का ट्रीटमेंट एक साथ पेशेंट का हो सकता है। ओबेज के लिए लेखन वस्ती श्रेष्ठ है, लेकिन मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है कि वमन विरेचन करने के पश्चात यदि लेखन वस्ती देते हैं तो निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है। इसलिए प्रथम 5 दिन पंचकोल काढ़े का सेवन कराएं 30 ml की मात्रा में, भोजन के पूर्व खाली पेट में, प्रातःकाल 8 बजे और सायं 6 बजे 5 दिन तक देवें। उसके बाद फिर मूर्छित तिलतैल या त्रिफला घृत से आभ्यंतर स्नेहपान करें। आभ्यंतर स्नेहपान कैसे कराना है ये मैंने अब बहुत ही डिटेल में आपको बताया है। कोष्ठ का परीक्षण कर लें। यदि मृदु कोष्ठी है तो उसमें 30 ml से चालू करें आभ्यंतर स्नेहपान। यदि मध्य कोष्ठी है तो 50 ml से चालू करें, और यदि क्रूर कोष्ठी है तो 80 ml से आभ्यंतर स्नेहपान चालू करें और क्रमशः बढ़ाते जाएं। आप देखेंगे 5 दिन के अंतर आपको सम्यक स्नेह के लक्षण मिल जाएंगे। सम्यक स्नेह के लक्षण तो बहुत सारे हैं, लेकिन 2-3 लक्षण आपको याद होना चाहिए। एक तो सास स्नेह मल प्रवृत्ति और शिथिल मल प्रवृत्ति, मल पतला होने लगे तो समझ लीजिए सम्यक स्नेह के लक्षण मिले। वैसे वातानुलोम्यम
दीप्तो अग्निर्वचः स्निग्ध संहुतम मार्दोम स्निग्धता चाहेंगे स्निग्ध नामों को जायते। सम्यक स्नेह लक्षण मिलने के बाद एक दिन स्वेदन कराएं और उसके बाद वमन करा दें। वमन कराने के लिए इसमें जो डिकॉक्शन बनाएंगे वो पटोल पत्र, इंद्रजौ और गिलोय 20-20 ग्राम लेकर के 100 ml काढ़ा बना लें और इसमें मदन फल पिपली यौकुट करके 15 ग्राम एक दिन पहले, वमन के एक दिन पहले भिगो के रख दें। तो प्रातःकाल इसको मसलें, छानने के बाद इसमें शहद 20 ग्राम और सेंधौ 2.5 ग्राम डाल करके ये वमन कल के रूप में प्रयोग करें। इससे बढ़िया वमन, पित्तांतम वमनम श्रेष्ठम कफांतम च ब्रेकमाहु। फिर शोधन अनुसार संसर्जन क्रम करें। फिर अभ्यंतर स्नेहपान पुनः देवें त्रिफलाघृत से या मूर्छित तिल तैल से 3 दिन बढ़ी हुई मात्रा में। यहाँ पर आपको 30 ml से स्टार्ट करने की आवश्यकता नहीं है। पहले दिन 100 ml, फिर 150 ml, 200 ml, 3 दिन देवें। 9वें, 10वें, 11वें दिन, 12वें, 13वें, 14वें दिन रेस्ट करें, वाह्य अभ्यंग और वाह्य स्वेदन करें और ऐसा आहार विहार देवें जो कफ पित्त वर्धक ना हो। और फिर विरेचन कल्प दे देवें, यानी वमन के 15वें दिन विरेचन कल्प देना है। इसके पश्चात संसर्जन क्रम करें और विरेचन के 9वें दिन से वस्ती, लेखन वस्ती का प्रयोग करें। लेखन वस्ती में त्रिफला, नागरमोथा, सुंठी, गिलोय, विडंग, इनको 50-50 ग्राम लेके 1200 ml पानी डालें, 300 ml शेष रहने तक पकाएं और इसमें सैंधवादी तैल 50 ml, शहद 50 ml, यवक क्षार 10 ग्राम, 5 ग्राम सेंधौ मिला करके विधिवत वस्ती कम से कम 16 वस्ती जरूर देवें। इसमें अनुवासन देने की आवश्यकता नहीं है। प्रारंभ में एक अनुवासन 10 मूल तेल की दे दीजिए और लास्ट में अनुवासन दे दीजिए, लेकिन एक स्थापन, एक अनुवासन ऐसे लगाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैं कई बार कह चुका हूँ, उदरी च प्रमेही च कुष्ठी स्थूलाश मानवाह अवश्यम स्थापना स्याति नानुवासस कथनचन। इसमें अनुवासन वर्जित है इन रोगों में। तो ये ध्यान दे करके आप वस्ती लगाएं। और फिर इसमें साथ साथ में चूँकि हाइपोथायरॉयडिज्म भी है पेशेंट को, तो ऐसी अवस्था में आरोग्यवर्धिनी और आरोग्यवर्धिनी 2-2 गोली दिन में 2 बार, कांचनादि गुल 2 गोली सुबह शाम को, और साथ में मैंने एक जलकुंभी भस्म बताई थी, बनाने की विधि भी बताई थी। उसको जलकुंभी पत्र को तोड़ लें। ये पानी में रहता है, जैसे जहाँ पानी एकत्रित रहता है, तालाब हो या नदी हो, वहाँ बहुत आयतन मिलता है। मोटे पत्ते होते हैं, उनको तोड़ करके सुखा लें और फिर जला दें। जलाने के बाद 1000 mg की कैप्सूल तैयार कर लें। ऐसे 2 कैप्सूल सुबह, 2 कैप्सूल को दें शाम को। इससे बड़ा लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा मेदोहर गुग्गुल टैबलेट ओबेनिल 2-2 गोली दिन में 2 बार। ये ध्यान रहे ब्लीडिंग ना हो। ब्लीडिंग यदि होती है तो जो आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जैसे बोलबद्ध रस, नाक के सरचूर्ण, धाय पुष्प, इसका प्रयोग करेंगे तो ब्लीडिंग बंद हो जाएगी। क्योंकि ये 45 साल की उम्र है, ऐसी अवस्था में मेनोपॉजल कंडीशन भी हो सकती है, तो उसका ध्यान रखते हुए आपको ट्रीटमेंट करना है। एक प्रश्न सलोनी गुप्ता जी ने पूछा है, जो कि इलाहाबाद में प्रैक्टिस करते हैं। एक पेशेंट है, उनका सर दर्द होता है, चक्कर आते हैं, कॉन्स्टिपेशन है, विजाइनल प्रोलेप्स है, बवासीर भी है, 42 साल की उम्र है, फीमेल है। तो निश्चित रूप से ये भी मेनोपॉजल सिंड्रोम के लक्षण इसमें देखने को मिल रहे हैं। विजाइनल प्रोलेप्स के लिए मूसक तेल का डूस करना चाहिए, या मूसक तेल की वस्ती 30 ml अनुवासन वस्ती के रूप में दीजिए। 11 वस्तियाँ, पेशेंट यदि उपलब्ध है तो 21 वस्ती तक दे सकते हैं। इरमिरादी तेल ये भी वस्ती के लिए श्रेष्ठ है।
तो ये प्रोलेप्स में बड़ा लाभ प्राप्त होता है। सर दर्द है, चक्कर है, विबंध है, तो निश्चित रूप से अपान वायु की विकृति है। ऐसी अवस्था में विरेचन कराना चाहिए। विरेचन के लिए त्रिफला घृत से आभ्यंतर स्नेहपान कर दें विधिवत और विरेचन कराएं। विरेचन में कुटकी, अमलतास, त्रिव्रत, छोटी हरड़, इनको 20-20 ग्राम ले करके यवकुट करके काढ़ा बना लें 100 ml और 40 ml कैस्टर ऑयल मिला करके विरेचन करा लें। विरेचन करने से वायु, अपान वायु का नीचे सरण होगा। इससे सिर दर्द में भी और चक्कर में भी आराम प्राप्त होगा। यदि फिर भी सिर दर्द रहे तो उसमें वातकुलांतरक्स 8 मिलीग्राम, सरासूल बज्जड़ी रस 250 मिलीग्राम, सरंग भस्म 250 मिलीग्राम सुबह शाम शहद के साथ पेशेंट को देवें। शहद के साथ चरक की एक सेफेग्राइन टेबलेट आती है, 2 गोली सुबह शाम को, उसका भी प्रयोग आप पेशेंट में कर सकते हैं। नींद नहीं आ रही हो, चक्कर ज़्यादा हो तो स्ट्रेस कॉम 2 कैप्सूल सुबह, 2 कैप्सूल शाम को, या टैबलेट मेंटेट 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम को। तो इसमें सिर दर्द और चक्कर दोनों में ही रोगी को आराम होगा। इसके साथ बवासीर भी है। बवासीर के लिए चूँकि कॉन्स्टिपेशन है पेशेंट में, इसलिए बवासीर है, क्योंकि अर्श, अतिसार और ग्रहणी, इसका मूल कारण जो होता है अग्निमांद होता है। त्रयः विकारा प्रायण ही परस्पर हेत्वा अर्शांश चादिसारस्य ग्रहणी दोषेवचा येषाम अग्निबलम हीने वृद्धि परीक्षा तस्मात् अग्निबल वृक्षम। मतलब कहने का कि विबंध के कारण बवासीर है, तो विबंध हटाइए पहली बात। उसके बाद अर्शकोठार रस 250 मिलीग्राम, अग्निकुमार रस 125 मिलीग्राम, प्रवाल पुष्टि 250 मिलीग्राम, एक पुड़िया दिन में 3 बार देवें। और गुद भाग को, गुद प्रदेश को निम्ब पत्र क्वाथ से प्रक्षालन करें। निम्ब पत्ते का पेस्ट बना करके और जहाँ पर बवासीर है वहाँ लगाएं। इससे भी रोगी को बहुत आराम प्राप्त होता है। लेकिन आप विरेचन करा देंगे तो पेशेंट को 50% तो वैसे ही लाभ हो जाता है। तो इस तरीके से कुछ प्रश्न मेरे सामने आए थे, मैंने उसके बारे में आपसे चर्चा की। हमारे साथ हमारे साथी चिकित्सक जुड़े हुए हैं, डॉक्टर वंदना पाठक जी, डॉक्टर गिरिराज प्रसाद शर्मा जी, डॉक्टर हरजीत सिंह, डॉक्टर शिल्पा मिश्रा, डॉक्टर संघमित्रा लोखंडे। डॉक्टर, उन्होंने बड़ी तारीफ की है व्याख्यान की, प्रैक्टिस में उनको बड़ा लाभ हो रहा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई आपको। लक्ष्मण राज पुरोहित जी, डॉक्टर सुकुमार जोशी, डॉक्टर आशा तंदेल, डॉक्टर अंजलि गुप्ता, डॉक्टर रचना जायसवाल, डॉक्टर मनोरंजन साहू, डॉक्टर निशा जोशी, डॉक्टर महेंद्र चतुर्वेदी जी, डॉक्टर जगपाल सिंह जी, डॉक्टर शीतल गुंजनवार, डॉक्टर विनय मित्तल जी, डॉक्टर रणवीर शर्मा जी, डॉक्टर शिल्पा पालस्कर जी, डॉक्टर चंद्रकला पीजी, डॉक्टर गौरव शाह, वैद्य आरवी प्रजापति जी, डॉक्टर परेश वन्या, डॉक्टर अदिति त्रिपाठी, डॉक्टर सत्येंद्र पाल सिंह, डॉक्टर KN गंगवार, डॉक्टर बलविंदर सिंह, डॉक्टर राजेश निरंजन, डॉक्टर मनदीप शुक्ला, डॉक्टर सलोनी गुप्ता, शैलेंद्र ठाकुर जी, डॉक्टर योगेश महाजन, डॉक्टर संतोष सिंह, डॉक्टर कुसुम पांडे, डॉक्टर संजय, डॉक्टर सुनील रातौरी, डॉक्टर निशा जोशी और शिल्पा मिश्रा जी, ये इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। अब आइए कंपवात और विश्वाची के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। सभी के OPD में कंपवात, विश्वाची, वातकंटक, पादहर्ष, ये जो छोटे छोटे रोग हैं वो नित्य प्रतिदिन आपकी प्रैक्टिस में आते हैं। कंपवात बृहत्त्रयी में तो इसका वर्णन उपलब्ध नहीं है। माधव निदान में बहुत ही अल्प स्वरूप में वर्णन है। माधव निदान के अनुसार सर्वांग कंप अथवा केवल सिर के कंपन
को वेपथु या कंपवात कहते हैं। माधव निरान ने वेपथु शब्द का प्रयोग किया है कंपवात के लिए। सर्वांग कंपः शीर्षो वायु वेपथुर संज्ञकम। बस ये एक लाइन का श्लोक कंपवात के बारे में मिलता है। इसे पार्किंसंस कहा जा सकता है। इसके कारण है वात कफ प्रकोपक कारणों का सेवन। वात कफ प्रकोपक कारणों का निरंतर सेवन करने से कंपवात की उत्पत्ति होती है। ज़्यादातर तो एजिंग प्रॉब्लम है जिसको हम सेनाइल ट्रेमर्स कहते हैं, उसके साथ कई बार पार्किंसंस भी हो जाती है। एलोपैथी के हिसाब से इडियोपैथिक कारणों में पैरालिसिस ऑफ एजिटेंस, पोस्ट सिफेलिक पार्किंसंस, ट्रॉमा के कारण, हेड इंजुरी के कारण भी ये रोग हो सकता है। इसके अलावा कार्बन मोनोडाइऑक्साइड इंटॉक्सिकेशन, मेटेलिक पॉइजनिंग, ड्रग पॉइजनिंग, उपरोक्त कारणों से सबस्टेंसिया नाइग्रा तथा लिवी बॉडीज में उपस्थित डिपामिनेर्जिक न्यूरोसिस, जिसमें मेलेनिन होता है, उसका क्षय होने लगता है, डिजेनरेशन होने लगता है, और जिसकी वजह से ट्रेमर्स और रिजिडिटी जैसे लक्षण, इसके अलावा पेशी क्रिया हानि यानी मसल्स में जो एक्टिविटी होती है वो नहीं होती, और फलस्वरूप पार्किंसंस की उत्पत्ति होती है। यह एक्स्ट्रा पिरामिडल का डिसऑर्डर है जिसमें सबस्टेंसिया नाइग्रा, बेसल गैंग्लियन, लिवी बॉडीज आज प्रभावित होते हैं, डिजेनरेट होते हैं। चलने में तकलीफ होती है पेशेंट को। फेस्टिलेंट गेट होते हैं, छोटे छोटे गेट रखता है, और बहुत ज़्यादा अगर अवस्था बढ़ी हुई है तो यदि पीछे धक्का दे तो पीछे की ओर भी वो चलना चालू कर देता है। थोड़ा झुक के चलता है ग्रेविटेशन को देखते हुए। दूर से ही आप पेशेंट को पहचान सकते हैं कि उसको पार्किंसंस है। चिकित्सा में स्नेहन में वाह्य अभ्यंग के अंतर्गत अश्वगंधा बलारी तैल, दशमूल तैल का अभ्यंग वाह्य कर सकते हैं। आभ्यंतर स्नेहपान भी इसमें कराया जाता है, उसके लिए अश्वगंधा घृत, ब्राह्मी घृत आभ्यंतर स्नेहपान के लिए श्रेष्ठ है। चूँकि ये डिजेनरेटिव प्रॉब्लम है इसलिए इसमें शोधन कराना नहीं है। हाँ, यदि कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा हो तो मृदु विरेचन आप इसमें करा सकते हैं। बमन आदि का प्रयोग बिल्कुल नहीं कराना चाहिए। स्वेदन में वाह्य अभ्यंग और वाह्य स्वेदन तो करना ही चाहिए। इसके अलावा सष्टिकशाली श्वेद, तिल मांसपिंड श्वेद ऐसे पेशेंट में करना चाहिए, इससे बड़ा लाभ होता है। इसके अलावा सर्वांग धारा, पिड़िचिल धारा, ये भी बहुत ही उपयोगी चिकित्सा कंपवात के लिए है। उद्वर्तन भी इसमें लाभ करता है। उद्वर्तन के लिए अश्वगंधा, शतावरी, किवांच बीज, मुलहठी आदि का प्रयोग हम कर सकते हैं। इन चूर्ण को ले लें, बराबर मात्रा में थोड़ा घी मिला लें, और इससे पूरे शरीर का उद्वर्तन लगातार 20 से 21 दिन तक करें। इससे जो मसल्स की क्रियाहीनता है, रिजिडिटी है, वो निश्चित रूप से खत्म हो जाती है। जैसा मैंने पहले बताया था आपको, सष्टिकशाली श्वेद या तिल मांसपिंड श्वेद, इसका विस्तृत वर्णन मेरी किताब में है, आप वहाँ उसको देख सकते हैं। वस्ती के रूप में अनुवासन वस्ती, और जैसा मैंने बताया ब्रह्मण वस्ती, युक्त रक्त वस्ती और सिद्ध वस्ती, इनका प्रयोग कर सकते हैं। सिद्ध वस्ती बहुत लाभप्रद है। यवकोल कुलात्थानाम क्वाथा मागतिका मधु, ये तो द्रव्य ही है, इसमें अश्वगंधा और केवांच बीज और मिला देते हैं, और ये वस्ती देने से पेशेंट को बहुत ही अधिक लाभ प्राप्त होता है। ब्रह्मण वस्ती में
जो मैं प्रयोग करता हूँ उसमें केवांच बीज चूर्ण, अश्वगंधा, मुलैठी, शतावरी, फिर से मैं बोल रहा हूँ, केवांच बीज, अश्वगंधा, मुलैठी, शतावरी, इनका काढ़ा बना लीजिए। और मान लीजिए काढ़ा आपने 400 ml बनाया तो 200 ml दूध मिला दीजिए। दूध शेष रहने तक पकाइए और इस दुग्ध में अश्वगंधा घृत 50 ग्राम, शहद 50 ग्राम, सेंधव 5 ग्राम डाल करके बस्ती देवें। ब्राह्मण बस्ती है, बहुत ही श्रेष्ठ बस्ती है। एक और क्षीर बस्ती है, उसमें यव, कोल, कुलथ, पिपली और मुलैठी, अश्वगंधा और केवांच बीज चूर्ण, ये 7 चीज़ें हैं। फिर से मैं बोलता हूँ, यव, कोल, कुलथ, पिपली, मुलैठी, अश्वगंधा और केवांच बीज चूर्ण प्रत्येक 20-20 ग्राम ले लें। काढ़ा बना लें लगभग 400 ml और 200 ml दूध डालें। इसमें 200 ml दूध शेष रहने तक पकाएं और फिर इसमें अश्वगंधा घृत और सेंधा नमक, अश्वगंधा घृत 50 ml, सेंधव 5 ग्राम डाल करके क्षीर बस्ती देवें। इससे भी पेशेंट को बहुत लाभ प्राप्त होता है। इसके अलावा ब्राह्मी बटी 2 गोली सुबह शाम को, अश्वगंधारिष्ट और बलारिष्ट ये लाभप्रद है। 2 चम्मच अश्वगंधारिष्ट, बलारिष्ट 2 चम्मच, 4 चम्मच पानी भोजन के बाद। औषधियों में वात कुलांतक रस 60 मिलीग्राम, योगेंद्र रस 60 मिलीग्राम, गिलोय सत्व 250 मिलीग्राम, ऐसी दिन में 2 या 3 मात्राएं देना चाहिए। इसमें कौच पाक का भी अच्छा रोल है। कौच पाक 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को दूध के साथ। ब्राह्मी रसायन भी अति उपयोगी औषधि है कंपवात के लिए। इसके अलावा भीमसेन कपूर 500 मिलीग्राम शुद्ध घृत मिला करके सुबह शाम इसका सेवन 21 दिन तक कराएं। इसमें भी कंपवात में बहुत ही रिलीफ होता है। अब आइए विश्वाची के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सुश्रुत के अनुसार से बाहु के पृष्ठभाग से आरंभ होकर अंगुलियों के पृष्ठभाग पर्यंत तथा प्रकोष्ठ और हाथ के सामने वाले भाग के कंडरा, जिसको हम नाड़ी भी कह सकते हैं, को दूषित कर हाथों के कर्म को क्षय कर देती है। इस वातव व्याधि का नाम विश्वाची है। तलम प्रत्यंगुलानाम कंडराम बाहो पृष्ठ बाहो कर्म क्षय करी विश्वाची चेति स उच्यते। यह आपको सुश्रुत निदान स्थान 1 में प्राप्त है, श्लोक में मिल जाएगा। आधुनिक मतानुसार हाथ की पेशियों में मोटर फंक्शन नहीं होने से विश्वाची रोग उत्पन्न होता है। इसको हम प्रायशः रेडियल अथवा अल्नर नर्व के पैरालिसिस से हाथ का आकुंचन प्रसारण नहीं होता, इसीलिए इसे रेडियो अल्नर न्यूराइटिस कह सकते हैं। रेडियो अल्नर न्यूराइटिस लक्षणों में हस्त तल के अंतः भाग की कंडरा में विकृति उत्पन्न होती है, बाहु के प्रसारण आकुंचन में कठिनाई होती है, हाथ की पेशियों में क्षय होता है, मांस क्षय हो जाता है। प्रायः एक हाथ में ही ये व्याधि होती है, परंतु कभी कभी दोनों हाथ में भी विश्वाची मिल सकती है। चिकित्सा के लिए जैसा कि अभी बताया है, अभ्यंग करना है अश्वगंधा बलारी तैल से या चंदन वाला क्षय तेल से अभ्यंग करिए। हल्का स्वेदन करिए। स्वेदन में इसमें पत्रपिंड स्वेद का उपयोग करें। पत्रपिंड स्वेद इसमें विश्वाची में ज़्यादा लाभ प्राप्त करता है। इसके अलावा वस्ती, अनुवासन वस्ती 10 मूल तैल की, सहचर तैल की 30 ml भोजन के बाद लगातार 21 दिन तक वस्ती देवें। 21 दिन देने के बाद निश्चित है रोगी में आराम प्राप्त होता है। विश्वाची में नस्य कर्म से भी बहुत फायदा होता है। नस्य कर्म 2 दिन स्नेह नावन नस और तीसरे दिन शोधन नावन नस। स्नेह नावन के रूप में अणुतैल और शोधन नावन के रूप में वचा तैल या षड्बिंदु तैल का प्रयोग 6-6 बूंद की मात्रा में करें और लगातार 21 दिन कोर्स करें। 2 दिन स्नेह नावन
और प्रत्येक तीसरे दिन शोधन नावन जो वचा और शरीर बिंदु से दिया जाता है। ये लगातार 21 दिन के करने से विश्वाची में बहुत ही फर्क आता है, बहुत ही अत्यंत लाभ प्राप्त होता है। अनुवासन वस्ती सहचर की ज़्यादा श्रेष्ठ है। जैसा मैंने बताया 11 वस्तियों का कोर्स देना चाहिए, ऐसे 3 कोर्स करना चाहिए। औषधियों में एकांग वीर रस 125 मिलीग्राम, महावात गजांकुश 125 मिलीग्राम, पिपली चूर्ण 2.5 ग्राम। फिर से रिपीट करता हूँ, एकांग वीर रस 125 मिलीग्राम, महावात गजांकुश 125 मिलीग्राम, पिपली चूर्ण 2.5 ग्राम। ऐसी दिन में 3 मात्राएं शहद के साथ देवें। बृहद्वात चिंतामणि 60 मिलीग्राम, गिलोय सत्व 250 मिलीग्राम, महावात विध्वंसन 125 मिलीग्राम। फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, बृहद्वात चिंतामणि 60 मिलीग्राम, गिलोय सत्व 250 मिलीग्राम और महावात विध्वंसन 125 मिलीग्राम। दिन में 2 या 3 मात्राएं शहद के साथ देवें। इसके अलावा महायोगराज गुलू 2 गोली सुबह शाम को। टैबलेट नियो का रोल भी इसमें अच्छा है, 2 सुबह शाम को। बलारिष्ट और अश्वगंधारिष्ट, बलारिष्ट 2 चम्मच, अश्वगंधारिष्ट 2 चम्मच, 4 चम्मच पानी भोजन के बाद। इसके अलावा ब्राह्मी रसायन, ब्राह्मी अवलेह और आमल की रसायन का भी 5 ग्राम की मात्रा में आप विश्वाची में प्रयोग करें। तो इस तरीके से कुछ मैंने अपने अनुभव आपको बताए। आशा है आपको पसंद आया होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना यहीं पर वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। कल फिर हम इसी वक्त आपसे मिलेंगे। जय आयुर्वेद।